नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही जमकर हंगामा हुआ है और ये हंगामा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को भेजा है, जो इल्लीगल तरीके से डंकी रूट से जो अमेरिका पहुंचे, उनमें से 104 ऐसे भारतीय हैं जिनको एयरफोर्स के विमान में बिठाकर हाथ और पैरों में बेड़ियां बांधकर दिल्ली माफ कीजिएगा भारत भेजा गया है। और ये विमान पहुंचा है और 5 तारीख को यानी कि कल ये विमान पहुंचा और जब से ये विमान पहुंचा है और जिस तरह से अमानवीय तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से, उसको लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर एक सुर में सवाल पूछा है कि विश्व गुरु बनने की जो एक ख्वाब दिखाए जा रहे थे भारत को, आखिर उसका क्या हुआ? इसको लेकर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में जवाब दिया राज्यसभा में और जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने नियमों के तहत ही भारतीयों को भेजा है, यानी कि नियमों की कोई अनदेखी उन्होंने नहीं की है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। हालांकि वो ये बताना भूल गए कि क्या पहले भी इसी तरीके से हाथों में पैरों में बेड़ियां बांधकर अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजा गया था? क्या इसी तरीके से पहले कभी भारतीय आए थे? ये सवाल कांग्रेस ने भी पूछा है, ट्वीट करके पूछा है और लगातार अब इसको लेकर हंगामा जारी है। कांग्रेस की यूथ विंग ने दिल्ली की सड़कों पर भी आकर इसको लेकर जमकर हंगामा किया है और सरकार से सवाल पूछा है और ये कहा है कि कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब वहां पर जो इलीगल भारतीय थे, इलीगल वहां के जो नागरिक थे कोलंबिया के, उनको जब सैन्य विमान से भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस विमान को वापस भेज दिया था और नागरिक विमान से बाइज्जत तरीके से वो अपने नागरिकों को वापस बुलाया था। अब सवाल जो है वो यही पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी, जो कि अमेरिका जाकर ट्रंप के लिए वहां पर वोट मांग रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना बहुत बड़ा दोस्त वो बता रहे थे, आखिर उसका क्या हुआ? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? तो आपने सुना प्रियंका गांधी को कि उन्होंने क्या कुछ कहा और इसको लेकर गुरदीप सबल कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में कई गंभीर बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के द्वारा वापस भेजे गए भारतीयों पर विदेश मंत्री का जवाब सुना। सही है कि गैर कानूनी प्रवासियों को वापस भेजा जाता है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या पहले कभी वापस भेजते हुए यूं पैरों में और कमर में बेड़ियां डाली गई थी? कूटनीति में इसे अपमान करने के लिए नाक रगड़ना कहते हैं। दूसरी बात, वायुसेना का हवाई जहाज भेजने का कोई सांकेतिक महत्व क्यों मोदी सरकार को नहीं दिखाई देता है? आखिर क्या कारण है कि इन दो सवालों पर मोदी सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है? तो ये सवाल, सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल तो नरेंद्र मोदी के सामने उठेंगे कि पहले आप इनको जॉब देने में नाकाम रहते हैं और फिर उसके बाद जब वो मजबूर होकर कोई अपनी जमीन बेचकर, कोई अपना घर बेचकर, कोई अपना खेत बेचकर इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर जाता है डंकी रास्ते से, या कुछ लोगों का इल्जाम है कि वो लीगल तरीके से गए थे और फिर भी उनको भेजा गया है, तो जब जाते हैं तो और उसके बाद आप ये देखिए कि भारत सरकार की जो नाकामी है वो सीधे तौर पर, नरेंद्र मोदी की जो नाकामी है वो सीधे तौर पर किस तरह से नजर आती है कि पहले आप उनको जॉब्स नहीं दे पाते हैं, उनको भारत की जमीन पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो अपनी जान जोखिम में डालकर जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो वहां से जिस तरह से उनको भेजा जाता है वो किस तरह से अपमानजनक है, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा दिल्ली में आप वोटिंग हुई और उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं या एग्जिट पोल जो आए हैं, हालांकि इंतजार एग्जिट पोल का है, उसको लेकर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर लगातार गलत साबित जो एग्जिट पोल हो रहे हैं, क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे? इसको लेकर और मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर खासतौर पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की है।
अखिलेश यादव ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें उनको भेजना पड़ेगा। ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो आप ये सोचिए, अब तक की सबसे गंभीर टिप्पणी ये की गई है। अब तक का सबसे बड़ा हमला चुनाव आयोग पे किया गया है। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें उन्हें भेंट करना पड़ेगा। सुनिए आप अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव को कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अफसरों को वहां पर चुनाव के पूरी उसके लिए जो वहां पर लगाया गया था, उनके नाम बाकायदा तौर पर उन्होंने पढ़ के सुनाए, उनकी जातियां उन्होंने बताई कि किन लोगों को दरअसल वहां पर चुनाव के प्रबंधन के लिए जिन अधिकारियों को लगाया गया, उनके नाम तक उन्होंने पढ़ के बताया। और लगातार अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल जो है वो लगातार खड़े कर रहे हैं। कल भी एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए और कई ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। और अब तो वो एक हाथ आगे बढ़ गए और उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़े दे देने चाहिए। वहीं संजय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो संजय सिंह ने जो एग्जिट पोल आए हैं उनको लेकर ये कहा है कि मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली जो कंपनियां हैं वो अब एग्जिट पोल कर रही हैं। इस पर किस तरह से विश्वास किया जाए, ये बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। एग्जिट पोल जब आएगा तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यानी कि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। और यही क्लेम जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। ज्यादातर हम एग्जिट पोल्स देखें तो उसमें ये पता चल रहा है, जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। हालांकि 2015 की बात करें तो 6 में से 6 एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2020 की बात करें तो लगभग 12 एग्जिट पोल हुए थे, जिसमें से 11 गलत साबित हुए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा के भी आपने एग्जिट पोल देखे हैं कि किस तरह से वो गलत साबित हुए हैं। 2 से 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि थिन मार्जिन से ही सही 10 से 20 सीटों का नुकसान ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। डीबी लाइव ने भी अपना पोल किया था और उस पोल में भी हमने आम आदमी पार्टी की जो इस तरह से हमने एजेंसी के थ्रू जो एग्जिट पोल कराया उसके जरिए जो आंकड़े सामने आए, आम आदमी पार्टी की सरकार एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनती हुई नजर आ रही है और 0 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती हैं। तो ये तमाम चीजें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि कल ही वोटिंग हुई, उसके बाद एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल के बाद से ही अब एकदम से ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, क्योंकि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया कि एक बार फिर से हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब आप दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल की तरह पेश किया जा रहा है। और मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर तो अखिलेश यादव ने कितने गंभीर सवाल उठाए हैं वो आपके सामने ही है। और विश्व गुरु की जो छवि बनाई गई मीडिया के जरिए, जो एक आडंबर बनाया गया, वो किस तरह से तार होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ओथ सेरेमनी में नहीं बुलाया गया, एस जयशंकर को भेजा गया कई बार, ये राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था, उसके बाद भी नहीं बुलाया गया। और अब जबकि अब से कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, तो उससे पहले आप ये देखिए कि भारतीयों के साथ किस तरह का सुलूक किया जा रहा है कि ना सिर्फ उन्हें डिपोर्ट किया गया है बल्कि एक अमानवीय तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया है। और अब इसको लेकर हमलावर है विपक्ष, और विपक्ष ने संसद के अंदर संसद के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसका कोई जवाब एस जयशंकर के पास, कोई कॉन्क्रीट जवाब एस जयशंकर के पास और भारत सरकार के पास मौजूद नहीं है। अब से कुछ देर में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अब देखना यह है कि वहां पर भी उनके जुमले और लफाजियां सुनने को हमें मिलेंगी जिस तरह से हमने लोकसभा में देखी थी, या फिर इस मुद्दे पर जिस पर सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है उस पर कोई कॉन्क्रीट जवाब प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। हालांकि उम्मीद बेहद कम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए।
ताकि कार्यक्रम का हम उस तरह से आगाज करें। 3 खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अनिल त्यागी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, जी फाइल्स के एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका। और मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। अनिल त्यागी जी, शुरुआत में आपसे करूंगी और फिर अनिल जी आपके पास में आऊंगी। आपसे मेरा सवाल, ये सब कुछ जो फिलहाल आप होता हुआ देख रहे हैं, सब पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। एक तो जिस तरह से अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजा गया है सैन्य विमान में, हाथों में पैरों में बेड़ियां, 40 घंटे तक उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही बैठे रहे, घिसट घिसट कर उनको बाथरूम में भेजा गया और खाने के लिए भी कभी लेज का पैकेट और जूस सिर्फ उनके हाथ में पकड़ा दिया गया। आखिर किस तरह के ये जो पूरे इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर फेल होती हुई सरकार नजर आ रही है। और दूसरा, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इन पर आपकी टिप्पणी। जो लोग इलीगल अनधिकृत तरीके से जो वापस भेजे जा रहे हैं, उसमें ट्रंप जो है अपने देश की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। उनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। और 2 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जो लोग अनधिकृत तरीके से गए हैं अमेरिका, उनसे मेरा ये मानना है कि उनसे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और 50-50, 60-60 लाख रुपया, 80-80 लाख रुपया देकर के वो गए हैं और दुकानें खुली हुई हैं, उस पे भी मुद्दे पे आएंगे। लेकिन ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि मैंने जो चुनाव में वादा किया था कि मैं अनधिकृत जितने भी लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं और उन क्रिमिनल्स को भेजा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे उनकी चेन लगाई हुई है, वो तो दिखाई रहे हैं। और उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं और उनके रिएक्शन पढ़िए, किस तरह से अमेरिकन के रिएक्शन आ रहे हैं। वो पूरा जो देशभक्ति का आंदोलन यहाँ चल रहा है, वो देशभक्ति का आंदोलन अमेरिका में भी है। ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं या कोलंबियन है या मैक्सिकन है या ब्राजीलियन है। वो ये बता रहे हैं कि मैंने जो चुनाव में वादा किया था मैं वो पूरा करूंगा। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए, वो है कि ये जितने पैसेंजर हैं सारे के सारे नॉर्मल फ्लाइट से नहीं आए हैं, ये वॉर प्लेन से आए हैं, C-17 से आए हैं। कोलंबिया ने मना कर दिया है कि हम C-7 को नहीं उतरने देंगे, अगर आप नॉर्मल फ्लाइट से भेजिए, वॉर प्लेन को भेजने की जरूरत नहीं है। आप ब्राजील ने मना कर दिया है, मैक्सिको ने मना कर दिया है, सबने मना कर दिया है। आप अमृतसर, हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे अमेरिका का C-7 इज ए फुल फ्लैज सर्विलियंस एयरक्राफ्ट, डिफेंस एयरक्राफ्ट। उसकी जो कॉस्ट है अगर आप लगाएं, मैं कैलकुलेट कर रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने कैलकुलेट किया आज, वो जो टोटल मिला करके 3,96,72,000 रुपए भारतीयों को पहुंचाने की कॉस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स है नॉर्मल प्लेन से। आप समझिए, उसका 1 घंटे का फ्यूल का खर्चा $28,500 है। आप समझिए, ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आप भेज रहे हैं वॉर प्लेन से? आप तो नॉर्मल प्लेन से भेज सकते थे, $1,000 की टिकट है, $800 की टिकट है, आ सकते थे। लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश है वो ये है कि हम किसी हालत में रहने नहीं देंगे। 7,25,000 भारतीय हैं जो H-1B वीजा पे हैं, उनमें से लगभग 1,72,000 के करीब जो टोटल इंडियन जो है 7,25,000 है, और 1,70,000 के करीब जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं, इलीगल हैं, जो जिनको के वापस भेजा ही जाएगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। अब 12 और 13 को जब नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो ट्रंप कहते हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं, उनका जो हमारा जो आर्म डीलिंग का काम है उसमें कितने बिलियन की डॉलर की डील होती है। $10 बिलियन में अपनी जान बचा के आते हैं या $15 में या $20 बिलियन में, ये देखने की बात है। आप ये समझिए, ट्रंप जो है ना एक व्यापारी है। इस पूरे खेल को इस तरह समझिए, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं लेट आया, आपने जिक्र किया नहीं किया, फिलिस्तीन में जो हो रहा है
फिलिस्तीन में आप ये समझिए लगातार उन्होंने कहा कि हम इन सबको निकाल करके बाहर कर देंगे, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में भेजेंगे। और लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये एक साइकिल को समझिए, ये साइकिल है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं और जो वॉर में लगे रहते हैं, जो आर्म सप्लाई करते हैं, ये उनका साइकिल है। पहले चीजों को डिस्ट्रॉय करो, इनको रिकंस्ट्रक्ट करो, जैसे कि इराक में हुआ। $20 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान जॉर्ज बुश ने किया और सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज ने उनको रिकंस्ट्रक्ट किया। यही काम इजराइल में होने की बात हो रही है, लेकिन इजराइल में सारे लोगों ने मना कर दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि जो फिलिस्तीन के जो सारे के सारे लोग हैं, उनको लेबनान, सीरिया, जॉर्डन किस तरह लेगा, किस तरह अमेरिका पर व्यक्ति की जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट है उसको कैसे इन देशों को कंपनसेट करेगा। सीरिया का जो नया रिजीम आया है उसको अमेरिकन से लेजिटिमेसी चाहिए। उस लेजिटिमेसी के लिए फिलिस्तीनियन को अपने यहाँ रखने की बात करेगा नहीं करेगा, ये सारा का सारा देखने वाला है। लेकिन मैंने अपने बात में शुरू में कहा कि अगर हिंदुस्तान की सरकार को और भारतीयों को थोड़ी भी शर्म है तो हरियाणा और पंजाब में जितने दलालों की दुकानें इलीगल भेजने वालों की खुली हुई है, उन सबको तुरंत जेल भेज देना चाहिए, उनकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज तो लोग जमीनें बेच बेच करके आगे भी जाएंगे, इसी तरह वापस आएंगे कि अमेरिका का रास्ता बंद हुआ है, जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, बाकी देशों का रास्ता तो बंद नहीं हुआ ना। बाकी देशों में भी इलीगल इमिग्रेंट्स जाएंगे ना, तो वो जब तक गाजर सबको डाली जाएगी, ये दलाल इसी तरह लोगों को लूटेंगे, तब तक कोई हल नहीं होगा। इसका कोई रास्ता खोजना होगा, ताकि जिन लोगों ने बताया, अभी आज मैं पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ रहा था, लोगों ने काम 6-6 महीना पहले हैं, नावों में डूबे हैं, 15-15, 20-20 हिल्स ऊपर नीचे चढ़े हैं, लोग गिर गए, हमारे सामने मर गए, हमारे 1.5-1.5, 2-2 लाख के कपड़े चले गए। और अभी भी जो ये लड़के आए, इनको अंत समय तक यही नहीं बताया गया था कि आपको ले कहां जा रहे हैं। प्लेन में बैठने के बाद बताया गया कि आपको हिंदुस्तान ले जाया जा रहा है। अब समझिए स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि जानवर से भी बदतर है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो गंगा स्नान करेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिका की ये जो यात्रा है, इसको भी आप देखना कैसे महिमा मंडित किया जाएगा। लेकिन जितने एग्रीमेंट हैं, क्योंकि समय कम है, 2002 से लेकर के आज तक जितने एग्रीमेंट हम लोगों ने प्रधानमंत्री ने किए हैं 2025 तक, अगर उनको खुलासा करेंगे तो अमेरिका में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं है। हर विजिट हर प्रधानमंत्री की कुछ ना कुछ गाजर खरीद के लाने में वेस्ट हुई है और भारतीयों का कई से $बिलियन हमेशा खर्च हुआ है। इसलिए देयर इज नो फ्री लंच विद अमेरिका। आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कितनी बधाई दे लीजिए, कितनी जप्पी पा लीजिए, कितनी वो करिए, लेकिन इसकी अंतर्निहित पीड़ा और अंतर्निहित कहानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप जब भी जा रहे हैं, एक व्यापारी से मिलने जा रहे हैं और उस व्यापारी के यहाँ कोई रहम का खाता नहीं है, उसका काम सिर्फ लूटने का है। और लूटने आप जा रहे हैं, आप खुशी खुशी जा रहे हैं। आप समझिए, मजे की बात यह है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार है और उसके हुक्म की जो तामील है, उसकी अवहेलना करना किसी के बूते में नहीं है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको अपने एशियन कंट्रीज के साथ रिश्ते बढ़ाने हैं नहीं बढ़ाने हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते ठीक करने हैं नहीं करने हैं, आप करना क्या चाहते हैं ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप छलांग लगा करके अमेरिका की गोदी में बैठ करके भारतीयों के स्वाभिमान और भारतीयों के धैर्य और भारतीय संपदा को गिरवी रख देना चाहते हैं, तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। जी बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास, अनिल सिन्हा जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। एक क्विक कमेंट ओमकारेश्वर जी आपसे और फिर अनिल जी आपके पास। हैं एक साथ कई आपने उठाए और मैं अनिल जी की बात से सहमत हूं कि ये ठीक है कि हर कंट्री को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करे। लेकिन इस मसले पे जिस तरह से हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट से बात होनी चाहिए थी,
जो हमारे विदेश मंत्रालय को बात करनी चाहिए थी, तो कम से कम ये स्थितियां ना होती कि आपको पाँव में जंजीरें और हाथ में हथकड़ी लगा के आपको एकदम से अपराधियों की तरह। पिछले 70 सालों के इतिहास में ऐसा तो हमने नहीं देखा कि मास लेवल पे भारतीयों को इस तरह से लाया गया होगा। आपको याद होगा देवयानी खोबरागड़े जो एक IAS ऑफिसर थी, उनको लेके भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी वहां अमेरिका में ही। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी यहाँ, और मनमोहन सिंह की सरकार ने पहले बैक चैनल से डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की थी। उनको वहां हाथ में हथकड़ी लगा के शायद जेल तक या अदालत तक ले जाया गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस घटना पे गहरा क्षोभ व्यक्त किया था। और यहाँ पे जो हुआ, उनके रिटेलिएशन में जो इंडियन यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें जो बड़े बड़े जो एक्स्ट्रा वो लगाए गए थे बोल्डर्स वो हटा दिए गए, उनकी सुरक्षा हटा ली गई और कई लोगों को नोटिस भेजी गई। उसके तुरंत बाद वहां से अमेरिका ने इसको अपने स्टैंड को विड्रॉ किया था और उसके बाद समझौता हो गया, फिर उनको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो आप जब टफ स्टैंड लेते हैं, देखिए ये तय है कि अमेरिका ने टफ स्टैंड लिया है। आप इसके पहले आप भले ही करते नारा देते रहे अब की बार ट्रम्प सरकार, लेकिन इसके बीच में जिन लोगों ने भी ये थ्योरी गढ़ी थी कि आप बार बार डीप स्टेट अमेरिकन डीप स्टेट पर आरोप लगाते रहे, बांग्लादेश के मसले पे ये भी आरोप लगाते रहे कि अमेरिकन डीप स्टेट मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और उसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी आरोप लगाए, कुछ टेलीविजन चैनलों ने आरोप लगाए, तो आपने अमेरिकन डीप स्टेट कोई है तो उसको नाराज किया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगर ये ऑर्डर जारी किए कि भाई जितने भी कंट्रीज के, वो इंडिया स्पेसिफिक तो था नहीं, जितने कंट्रीज के माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर किया जाए, तो यहाँ का वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेगा ना कि आपको ऑटो से भेजें कि टैक्सी से भेजें कि सिविल प्लेन से भेजें कि मिलिट्री प्लेन से भेजें। ये मिलिट्री प्लेन से भेजने का, वॉर प्लेन से भेजने का फैसला वो तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये छोटी छोटी बातें प्रेसिडेंट थोड़ी तय करते हैं। तो हमने उनसे कितना संबंध रखा, कितना बिगाड़ लिया, क्या किया, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है। आज के पहले कभी भारत ने इस तरह की चीजें नहीं देखी, और हमारे तो संबंध इतने बिगड़ गए थे। 2008 से आप देखिए न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुआ और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे थे। अटल जी के उस स्टेटमेंट को याद करिए जब उन्होंने कहा था कि वी आर द नेचुरल एलाइज, और तभी से संबंध सुधरने जो शुरू हुए, बहुत अच्छे सुधर गए थे। ये बीच में हम कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर रिएक्शन करते हैं, इसका भी तो नुकसान भुगतना पड़ता है कि लोग विभिन्न देशों में आपसे क्यों नाराज हो रहे हैं, ये इसी वजह से। तो हमको ये लगता है कि ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है, जिस तरह से उसको हैंडल किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से बातचीत करके शुरू में ही कि भाई ठीक है लाना है, हम अपना प्लेन भेज। आफ्टर ऑल आपने कई देशों से, यूक्रेन में जब घटना वहां पे अटैक हुआ तो आपने अपने प्लेन भेजे, वहां से भारतीयों को वापस बुलाया और बड़े तरीके से यहाँ एयरपोर्ट पर अपने मंत्रियों को, सांसदों को लगा के और उनका स्वागत भी किया करते थे। तो आपने यही तरीका अपनाया होता कि अपना प्लेन तुरंत भेज दिया होता कि भाई आप अपने वॉर प्लेन से क्यों भेजोगे, हम अपने प्लेन से ले आते हैं, हमारे नागरिक हैं। अगर ये हुआ है तो कंप्लीट फेल्योर है। दरअसल मुझे लगता है कि सरकार सदमे में है, शॉक में है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है कि वो करे तो क्या करें। वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हर कंट्री को अपने यहाँ से माइग्रेंट को हटाने का अधिकार है। आपने कितने बांग्लादेशी वापस भेजे हैं हाथ में हथकड़ियां डाल के? बांग्लादेशियों का मुद्दा तो आप बड़े जोर शोर से उठाते हैं, 40 साल से उठा रहे हैं, 16 साल से आपकी सरकार है, 6 साल अटल जी का भी, 11 साल आपके हो गए। आपने कितने में हमारी रोहिंग्यास को आपने भेजा है? तो आप सिर्फ मुद्दा बनाते हैं। वहां उन्होंने एक्ट किया, उस पे आपका रिएक्शन भी जो होना चाहिए था एक स्वाभिमानी राष्ट्र के तौर पे, वो नजर नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। आज हाउस में लोगों को प्ले कार्ड लेके और ये हथकड़ियां डाल के इस तरह का दिखाना पड़ा है। मुझे लगता है कि अभी भी सरकार के पास वक्त है, क्योंकि और भी आने हैं, यही नहीं काफी है, ये और भी संख्या में आने हैं। अगर कोलंबिया कह सकता है कि भाई हम मिलिट्री प्लेन को नहीं उतरने देंगे, हम अपने प्लेन को भेजेंगे, तो आप भी यही बात कह सकते थे कि ठीक है, आपको आप रहने नहीं देना है, हम वापस लेते हैं, हम अपने प्लेन भेज रहे हैं, या सिविल प्लेन से आप उसको भेजिए। कुछ लेवल पर तो कहीं स्टैंड लिया जाना चाहिए था, वो नजर नहीं आता।
बाकी विषयों पे आप आगे चर्चा करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या दूसरे विषय हो। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपका भी कमेंट इस पूरे मसले पर, क्या पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक फेल्योर आप देखते हैं? जिस विश्व गुरु की छवि और ये बताया गया खासतौर पर एक पार्टी के जो अंधभक्त हैं, उनके पास तो ये सुनहरा मौका था, ये बार-बार इस तरह से वो लगातार इन सालों में ये कहते रहे कि भाई देखिए, इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ क्या होता था। पूरी मीडिया मंडली यही बताने में लगी कि देखिए इन 10 सालों में जो हिंदुस्तान की छवि बनी है, खासतौर पर जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और माय फ्रेंड ट्रम्प से लेकर और बराक ओबामा से लेकर सबके साथ जिस तरह की तस्वीरें जबरदस्ती शेयर की जाती हैं, क्या आज उसकी पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या ये पूरी तरीके से फेल्योर नहीं है? और अब जब ट्रम्प से मिलेंगे अब से कुछ दिन बाद, तो फिर सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से आप मिलने के लिए जाएंगे जब आपके देश के नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? माना कि वो इलीगल आपने भेजा, लेकिन हाथों और पैरों में हथकड़ियां, यहाँ तक कि वो वॉशरूम तक भी ये बताया गया, आप बीती सुना रहे कि घिसट कर गए हैं, महिलाओं तक के हाथों और पैरों में हथकड़ियां थी। देखिए, ये मैं उसकी सिर्फ इसको डिप्लोमेसी और इसके नज़रिए से नहीं देख पाता हूँ। मुझको लगता है कि एक नेशन के रूप में जो आपका फेलियर है उसके रूप में देखना चाहिए। जो बताया था अनिल त्यागी जी ने कि पंजाब में या बाकी जगहों पे जिस तरह से दुकानें खुली हुई हैं, क्या शो करता है 80-80 लाख रुपया लेकर के। ये जो निराशा और ये जो डिस्परेशन है कि बेहतर ज़िंदगी के लिए आपको यूरोप या अमेरिका जाना होगा, हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती, एक नेशन के रूप में आपका फेलियर है, और इसको जो है इसी नज़रिए से देखना चाहिए। और वो जो है 10 साल तक जो है ये जो मीडिया, कॉरपोरेट और आरएसएस का तंत्र, इसने मिलके जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को भ्रम में रखा है, उसकी भी पोल इससे खुलती है। और ये सिर्फ इसकी, ये तो लीगल आप जो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब इलीगल गए हैं जो लोग, लेकिन लीगल गए जा रहे हैं, हिंदुस्तान से कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है, उसके भी आंकड़े आपने देखे होंगे। तो ये उसको पूरा पिक्चर देखना चाहिए। इस डिप्लोमेसी का सवाल नहीं है। आप एक कोलंबिया जैसा देश या मेक्सिको जैसा देश जो है, जो कि अमेरिका से किसी हालत में टक्कर लेने की स्थिति में भी नहीं है, बगल में है, उनके यहाँ सत्ता वो उलटफेर करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी उनको कम से कम हिम्मत से खड़े होने की ताकत उन्होंने दिखाई। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हम लोगों ने खो दिया है, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री आपके सामने है जो कि दिल्ली के चुनाव के लिए कुंभ में जाकर नहाता है, और उसके बाद जो है और उसका क्या, और वो उस पर खामोश है कि कितने लोग मरे, आज तक अभी पता नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि वहां से हथकड़ी पहना के लाया। यहाँ जो लोग मर गए ये हादसे में, उसका नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके घर वालों को उसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो मरने के बाद जो मृत लोगों का एक जो समझिए कि जो आपको जानवरों से अलग करता है, वो यही है पहला, कि जो मृत का सम्मान करने का, सभ्यता का जो पहला कुछ जो लक्षण है उसमें ये है, वो भी आपने नहीं किया। उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। तो आप एक एज ए नेशन, एक फेल्ड नेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं। इससे आप ये डिप्लोमेसी का फेलियर वगैरह ये सब बेकार बात है। इसीलिए कि डिप्लोमेसी का क्या फेलियर है, डिप्लोमेसी में ये थोड़ा ही कहा होगा यहाँ का, जब वहाँ के हाई कमिश्नर ये क्या कहते हैं राजदूत को जो बुलाया होगा या बताया होगा, बिना बताए तो किया नहीं होगा, बताया होगा कि आपके लोगों को भेज रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल सके। कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हुई। आप ये स्वीकार किया इन लोगों ने कि 18,000 कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी जो मैं सोच कर रहा हूँ कि 18,000 लोग हैं, इन्होंने मान लिया तो इसके बाद निगोशिएट भी करना था ना कि 18,000 हमारे नागरिक आपके यहाँ हैं, और वो नागरिक को हमको कैसे लाना है, ये इसके बारे में बातचीत करिए। इनकी हिम्मत नहीं, उसने इनको बता दिया कि हम लोग भेज रहे हैं, और इन्होंने चुपचाप उसको मान लिया। क्योंकि कोई भी विमान देख लीजिए, मिलिट्री विमान है, वो ऐसे नहीं उतर जाएगा, उसके प्रोटोकॉल होते हैं। कोई विमान के उतरने के 50 प्रोटोकॉल है। आपकी ये जो कहा उन्होंने कि अमृतसर वो मिलिट्री विमान है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर के उतरा है, तो इसके काफी मायने हैं।
क्योंकि उसके लिए वो यहाँ से वहाँ तक सारा उन्होंने उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया होगा, सूचनाएं दी होगी फॉरेन मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, एयर क्या कहते हैं एविएशन मिनिस्ट्री को, सबको इसकी जानकारी मिली होगी और वहाँ का एम्बेसी को तो मिला ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक फेल्ड नेशन है जो कि कहीं भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे कुंभ है चाहे अमेरिका है। ये तो समझ लीजिए। दूसरा है कि ट्रंप के पार्ट से अगर आप देखें, ट्रंप वो जो पॉलिसी अख्तियार कर रहा है वो मुझको गोरबाचोव की याद आती है। वो यूएसए को डिसमेंटल कर देगा। वो बगल में कनाडा से भिड़ने के लिए तैयार है, पनामा से भिड़ने के लिए तैयार है, मेक्सिको को, सब जो उसके बॉर्डर स्टेट्स है उसी से फाइट करने को तैयार है। फिलिस्तीन में जो है का जमीन लेना चाहता है। ये कहीं चलने वाला है? वो कहता है ना कि प्रिजाइड ओवर कर रहा है अमेरिका के डिसमेंटलिंग को। क्या हम इस ट्रंप के इस पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं या उसको रिजेक्ट करने की हिम्मत रखते हैं? अब बताइए कि हमको तो अभी नहीं दिखाई दिया फिलिस्तीन पर जो उनका बयान आया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये है प्रपोजल है, उस पर हमारा क्या स्टैंड है? हम क्या स्टैंड, हम तो दिखा चुके हैं कि जब गाजा पर अटैक हुआ तो क्या कहते हैं किस तरह से हम कभी इधर कभी उधर, कुछ पता ही नहीं चला कि नेतन्याहू को फ्रेंड कह रहा है, उसको फिर फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ कह रहे हैं। हम लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। हम लोगों का क्या सिचुएशन है? दूसरा है कि बीजेपी और आरएसएस इस पर स्टैंड नहीं ले सकता है। वो इसलिए नहीं ले सकते हैं कि आप बांग्लादेशी के बारे में जिस तरह का बकवास करते रहते हैं, जिस तरह का अपमान उनको दिखाते रहते हैं, जो बगल का कंट्री है, जो आज से 75 साल पहले यहीं का नागरिक था और वो कभी भी यहाँ का नागरिक क्या मतलब, मैं तो पर्सनल बहुत एग्जैजरेटेड लगेगा, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसमें कहीं भी किसी को आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे नेपाली है, चाहे भूटानी है, चाहे वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, हमारा भी आने जाने का सब जगह हक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये रोहिंग्या करके रोहिंग्या कौन है? भारतीय है, वो कोई म्यांमार के नहीं है। वो मुसलमान हो, हिंदू भी है उसमें। वो जो गए हुए हैं जिनको वहाँ क्या कहते हैं निशाना बनाया जा रहा है म्यांमार में, उसमें जो पहले गए हुए वो हिंदू भी है उसमें। तो वो जो है आप रोहिंग्या करके आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे जिसमें रेस्पेक्ट जो है, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में आपका रेस्पेक्ट ही नहीं है। आपकी पॉलिटिक्स यही है, आपके विचार यही है। तो आप किस मुंह से आप बोलेंगे कि हथकड़ी वहां मत पहनाओ? आप अपने यहाँ की भाषा और इस तरह का दिमाग रखते हैं। बांग्लादेशी को क्यों नहीं निकाला? अरे ये सिंपल है कि आपने एक नियम बनाया हुआ है, कोई आदमी अगर गलत ढंग से आ गया है तो ये एक नॉर्मल लीगल प्रोसीजर के अंदर जाएगा। उसके बाद भी एज ए प्रिजनर उसके राइट्स हैं। अमेरिका में लोग हम इसके लिए फाइट करते रहते हैं, वहां भी देखिए आवाज उठेगी इसकी कि एज ए प्रिजनर क्या उनको हथकड़ी पहना के ले जाना चाहिए था? हमारे यहाँ भी ये डिबेट हुआ है कि हथकड़ी पहनाया जा सकता है क्या, जो कि विचाराधीन कैदी है उनको, या कैदियों को किस रखना है कैसे, वो भी उसके राइट्स है। आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप राइट्स के खिलाफ है, आप ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। आप जो है क्या कहते हैं ट्रंप के ज्यादा हो जाएगा लेकिन तलवे चाटने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रंप आने के बाद जो हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद भी इतनी बेइज्जती के बाद भी अमेरिका जाने के लिए। अभी बताइए कि तुरंत रद्द करना चाहिए था, इन्होंने कोशिश की, वो वहां क्लैरिफाई किया वहां के व्हाइट हाउस ने कि वो आना चाहते हैं अमेरिका से रिलेशन बनाने के लिए। ये नहीं बोला उसने कि हमने इन्वाइट किया है, ये दौड़े जा रहे हैं। तो आप समझिए क्या कि आपने पूरा देश की ये क्यों क्या कहते हैं गिरवी रख दिया है, उसके सम्मान को, और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक फेल्ड नेशन की ये है। इस नेतृत्व को डिजाइन करने के लिए बात करनी चाहिए लोगों को कि ये तो आप ना किसी की रक्षा नहीं कर सकते, कोई सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको रहने क्या है? ये डिप्लोमेटिक फेल्योर से ज्यादा बड़ी चीज है, यही मैं कहना चाहूँगा।
जी, बिल्कुल। डिप्लोमैटिक फेल्योर से ज़्यादा बड़ी चीज़ है और ह्यूमन डिग्निटी जो होती है, वो कहीं न कहीं से तार-तार हुई है और जिस तरह का एग्ज़ाम्पल आपने कुंभ का भी दिया कि कुंभ में भी आप देखें कि जिस तरह से जो एक ह्यूमन लाइफ़ की वैल्यू होनी चाहिए, इंसानी जान की एक वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू, वो डिग्निटी जो है, वो पूरी तरीके से तार-तार हुई है, साफ तौर पर दिख रहा है। और सवाल यही है अनिल जी मेरा कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पिक्चर जितने भी उनके सांसद हैं उनके साथ एक पिक्चर रिलीज की जिसमें हाथ में वो सफेद रंग का कपड़ा लिए हुए हैं जो कफन जिसको वो कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसको ये कपड़ा दे देना चाहिए। तस्वीर जो फिलहाल स्क्रीन पर है ये देखी जा सकती है। तमाम सांसद हैं और इन सांसद के हाथ में जो है ये सफेद कपड़ा है जिसमें बीच में अखिलेश यादव खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव ने की तरफ से ये कहा गया है बाकायदा तौर पर, शुरू में हमने आपको बाइट सुनाई थी और ट्वीट भी किया गया है पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें उनको भेंट करना पड़ेगा। यानी कि बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। लगातार कल भी वो सारा दिन इसको लेकर, मिल्कीपुर को लेकर ट्वीट करते रहे और वहां जिस तरह से पूरा सरकारी अमला लगा उससे ऐसा लगा कि दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव हो गया है। लेकिन सवाल मेरा आपसे चुनाव आयोग को तो लेकर है ही कि क्या जो 60.44% जो फिगर दिखाई जा रही है, ये क्या फाइनल फिगर है या आपको लग रहा है कि हरियाणा महाराष्ट्र के बाद जो देखा इसमें इजाफा हो सकता है? और अगर इजाफा होता है तो फिर क्या एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठते हैं कि आप 6 बजते ही एग्जिट पोल आ गए, जब तक कि फाइनल फिगर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई तो आखिर आपने किस बिना पर ये आंकड़े दिए? और दूसरा, जिस तरह से परसेंटेज जो दिखाई गई है पार्टी की, यानी कि बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो आप परसेंटेज का फर्क देखेंगे वोटर्स के, वो इतना नैरो है कि वो हास्यास्पद लगता है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? एग्जिट पोल का कैलकुलेशन अलग है और इलेक्शन कमीशन के डाटा का मुद्दा अलग है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा भी है कल के इलेक्शन इंचार्ज को, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको 5-6 सारे काम एक साथ करने होते हैं। मत पेटी बंद करनी होती है, डाटा कैलकुलेट करना होता है, C-17 फॉर्म की कैलकुलेशन होती है, कुछ और मत पेटी खास तौर से सील करके काउंटिंग उस पर पहुंचानी हो। इस प्रोसेस में जो इलेक्शन कमीशन का कहना है, इस प्रोसेस में हो सकता है कुछ वोट ऊपर नीचे हो तो हम डाटा डिक्लेयर करेंगे बाद में। लेकिन ये काम किसी भी सूरत में, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस हमको मालूम है, रात के 10, साढ़े 10, 11 तक पूरा हो जाना चाहिए। और जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है तो सारे ड्यूटी ऑफिसर रात के 1-2 बजे तक जगते हैं ताकि उस डाटा को फाइनलाइज करें। ये काम कहीं नहीं होता कि इलेक्शन के, जैसे कि 5 तारीख को इलेक्शन हुआ और आप 7 तारीख की शाम को एक्चुअल फिगर देंगे, ये नहीं होता कहीं भी। वो फिगर सुबह 4 बजे तक आ जानी चाहिए थी या 5 बजे तक आ जानी चाहिए थी, 6 तारीख की सुबह तक। लेकिन अगर आप 7 की शाम को ही डाटा डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में, जहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जो वोट डालने का तरीका है उसमें सब चीजें ऑटोमेटेड है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, ओनली कंपाइलेशन है। एक बूथ पे जहां के लगभग 1100-1200 वोट पड़ता है टोटल मिलाकर के पोलिंग स्टेशन पे, 1100-1200 को काउंट करने में कितना वो है। और जब आपने एक ही बूथ पे 5 सेंटर बनाए हुए हैं तो एवरेज जो वोट है वो 300, 350, 250 के करीब आता है। 250 वोट कैलकुलेट करने में कितना टाइम, और उनको कंपाइल करके जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको कितना टाइम लगता है। और आज की डेट में जब आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो सारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश खुद ही इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर ले ली है ताकि लोग उंगली उठाएं, और क्योंकि वो लोग, उनकी नीयत साफ नहीं दिखाई देती है, वो है। दूसरा, अखिलेश की बात की आपने। अखिलेश इस दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार है। आज जो 25-27 MP दिखाई दिए, अगर दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल का साथ दिया, केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल जीते या हारे ये बात अलग है, केजरीवाल ने तो बीजेपी का काम किया। कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी का जो गेम प्लान था, केजरीवाल तो उनकी गोदी में जाके बैठ गए। और राम गोपाल यादव की बनस्पत अब जो है वो अखिलेश यादव भी आए अब यहाँ भाषण देने दिल्ली, बहन ममता भी आई,
सिर्फ मायावती ने स्टैंड लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मायावती ने भी वही काम किया। तो जब विपक्ष जो है टुकड़े टुकड़े है, तो आप कैसे चुनाव आयोग से लड़ेंगे? इन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ के नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से जनता के सामने दिखाई देना पड़ेगा कि हम विपक्ष हैं और हमारा भाजपा से कोई समझौता नहीं है। रामगोपाल यादव के माध्यम से अखिलेश का समझौता है। मैं आपके मंच से कह रहा हूं, अखिलेश यादव भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा के समझौते के तहत दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने वो सारा काम किया। ममता बनर्जी बीजेपी से मिली हुई है, तभी शत्रुघ्न सिन्हा के ने भाषण दिया और सबको डेरेक ओब्रायन को लगाया, वो भी बीजेपी की गोदी में बैठी हुई है। ये विपक्ष का नंगापन है। ये लगता है इनको कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने से विपक्ष कमजोर होगा, नहीं। विपक्ष की जो मूलभूत संरचना है वही जब कमजोर हो जाएगी तो आप बीजेपी के षड्यंत्र से कैसे लड़ोगे? आप मेरे को बताइए। कौन अखिलेश यादव की बात पे यकीन करेगा आज कि इलेक्शन कमीशन को सफेद चादर पहना दो? ये ढोंग है, ये ढोंग नहीं चलेगा। ये राजनीति की सफाई हो रही है, अभी होगा, अभी 5 साल और लगेंगे। इनके चिथड़े होंगे, बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करेगी, इसी तरह नंगा करेगी। कहीं अभिषेक बनर्जी को पटाएगी, कहीं रामगोपाल यादव को पटाएगी, कहीं ममता बनर्जी को कमजोर करेगी। इसी तरह होगा। जो दिल्ली के चुनाव का हश्र होने जा रहा है, वो जीतेगी या नहीं जीतेगी उसकी बात अलग है। कितने परसेंट मार्जिन है, कितने परसेंट, ये बात भी दीगर है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो गई और अल्टीमेटली केजरीवाल को क्या हुआ? केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ेगी। हो सकता है 37 सीट आ जाए, 38 सीट आ जाए, लेकिन जो आदमी 55 से 57 सीट की बात कर रहा था वो आकर के कहां टिका? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया। और विपक्ष जब गोदी में जाके बैठ गया तो लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की बी टीम को वोट क्यों दें, हम बीजेपी को क्यों ना वोट दें। और लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर सारे काम केजरीवाल ये कहता है हमको करने नहीं दे रहे, तो जो लोग कर सकते हैं उनको वोट देंगे ना लोग। केजरीवाल किस बात का ढोंग कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। केजरीवाल कौन से विपक्ष के नेता है? केजरीवाल ने जो फ्रॉड दिल्ली की जनता के साथ किया, मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं हूं, आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल आम कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी के केजरीवाल ने जो निराश किया यहाँ के मतदाताओं को और जिस तरह से बीजेपी का सारा गेम खेला, वो भयानक है। मैं तस्वीर इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजों की जानकारी मुझे है। मैं मतलब उसमें आरोप लगेंगे, आपके पास मुकदमा होगा, उसका कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन रामगोपाल ने जिस तरह से डील की है बीजेपी से, अखिलेश के चाचा ने, वो तो सबको समझ में आ रहा है, सबको मालूम है। मुझे उन आदमियों के नाम भी मालूम है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चलेगा नहीं। इस तरह के घड़ियाली आंसू नहीं बहाने चाहिए। जनता को सब समझ में आ रहा है और जनता समझ रही है। जी बिल्कुल, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं और बहुत गंभीर बातें आपने अखिलेश यादव और विपक्ष के, यानी कि विपक्ष में उसमें कांग्रेस को माइनस करके जो बातें आपने कही हैं वो काफी गंभीर हैं। लेकिन ओमकारेश्वर जी, चुनाव आयोग का रवैया वो तो लगातार सवालों के घेरे में है ही। लोकसभा चुनाव से लेकर उन सालों में हमने देखा और लगातार वो उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल भी, इन सब को लेकर आपकी प्रतिक्रिया और फिर अनिल जी आपकी। अनम्यूट कर दीजिए ओमकारेश्वर जी को। जी, जो बातें अनिल जी ने कही वो सच्चाई है, वो हकीकत है कि बिहाइंड द सीन क्या खेल चल रहा है उसको समझने के लिए लगेगा समय लोगों को। लेकिन फिलहाल फेस वैल्यू पर ही लेते हैं। अगर आप कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसको कफन भेजना चाहिए, तो एक राजनेता के तौर पर एक महत्वपूर्ण पार्टी जिसके इतने सांसद हैं लोकसभा में, क्या वो इतना कह के चुप रह जाएगा? यही काम आप लोग करते हैं हर बार। इलेक्शन ईवीएम मैनेज हो गया, ईवीएम के साथ ऐसा हो गया, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए और उसके बाद चुप हो जाइए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी सांठगांठ है। आप इस चीज को एक डिसाइसिव लेवल पे नहीं ले जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां जो भी आरोप लगाती हैं कि इस तरह के बातें हुई हैं, तो उसको एक कंक्लूडिंग उसको तक क्यों नहीं ले जाते हैं?
कि भाई ठीक है, इस पर हम अंतिम रूप से लड़ाई लड़ेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम आगे का कोई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, नहीं लेंगे। आप उसको उस लेवल पे नहीं ले जाते हैं, एक कस्टमरी प्रोटेस्ट करके और स्टेटमेंट देके छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये बात तय है कि चुनाव आयोग पर इससे पहले इतने आरोप नहीं लगे, इतने गंभीर आरोप नहीं लगे। बार बार चाहे वो एडीआर हो या दूसरी अन्य संस्थाएं जिन्होंने आंकड़े रखे हैं जो डाटा मिसमैच का, या जो अभी अनिल जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग में कोई आपको हाथ से थोड़ी कैलकुलेट करना है कि आधे घंटे भी लगे। मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। जब वो डाटा फीड हो गया तो वो डाटा अपने आप बता देता है कि किसका कितना। वो तो डाटा ही बता देता है कि किस पार्टी को, या अगर वहां नहीं बताता है, आप नहीं एनालाइज, आप वक्त क्यों लेते हैं? क्या टेबल के नीचे कुछ वोट गिरे पड़े रहते हैं? क्या झाड़ू लगाना पड़ेगा पूरे उसमें कि हाँ भाई झाड़ू लगाया, कुछ इधर उधर से वोट निकल के आ गए, ये कागज का टुकड़ा उधर पड़ा हुआ था, इसको कैलकुलेट करना? क्या मजाक कर रहे हैं आप? 1 घंटा में जो कुछ भी आपका सब काम धाम, आपका पहला काम है वोटों की गिनती ना, तो सब काम आपके पास, ये भी काम है, वो भी काम है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये वर्कलोड छोड़ के आप पहले काम पे बताएंगे कि हमें ये इतनी वोट काउंटिंग हुई, इतना वोट परसेंटेज हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देखा कि 61.7% आपने बताया पोलिंग के दिन, और उसके 6-7 दिन बाद जब आपने आंकड़े बताए तो 67 पॉइंट समथिंग हो गया। किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में 9% वोट कैसे बढ़ गए भाई साहब? इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। अभी हाउस में जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है कि 70 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में, वो भी 5 महीने में, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। जो आंकड़े बताते हैं वो साफ साफ फर्क नजर आता है कि 5 साल में जितने वोट बढ़े उससे कहीं ज्यादा 5 महीने में बढ़ गए। आपको ये एक्सप्लेन तो करना ही चाहिए कि शिरडी या वहां पे 7,000 एक ही बिल्डिंग में कैसे वोट बढ़ गए। तो ये जो डाउट क्रिएट हो रहा है उससे समूचा जो चुनाव है, फिर आप एग्जिट पोल की क्या बात करेंगे? इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। हरियाणा में जो एग्जिट पोल हुआ बिल्कुल बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि कुछ और ही है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, भाई मुख्यमंत्री को कैसे मालूम कि क्या व्यवस्था हो चुकी? मतलब कहते हैं आप कल देखिएगा, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि आप इन लोगों पे भरोसा मत करिए, कल देखिए हम लोग जीत रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं अपनी बनाई हुई व्यवस्था से कि हमने कोई व्यवस्था कर ली है। ये मतदाताओं के मन में शक नहीं पैदा करेगा तो और क्या करेगा? अगर एक बड़ी पार्टी का नेता कहता है कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन भेजना चाहिए, तो ये इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को एक एफिडेविट देना चाहिए, एक डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हमने, मेरा सरकार से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बिजनेस लेन देन नहीं है, व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ये उनको घोषणा करनी चाहिए। अगर ये घोषणा करते हैं और उसके बाद एग्जिट पोल करते हैं तो उसको हम देखेंगे। फिर ये भी देखना चाहिए कि दिल्ली की ही बात करें तो पिछले 3 इलेक्शन में आप लगातार फेल क्यों हुए? आपने 2015 में ओवर एस्टिमेट किया था, बीजेपी को 24 सीटें आप दे रहे थे, आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 45 सीटें आपने दी थी। रिजल्ट क्या आया? 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई और बीजेपी को मात्र 12 या 8 सीटें आई थी। उसी तरह अगले 20 जी अनिल जी कुछ कह रहे हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिल जी की। जी 8 सीटें आई, 8 सीटें 8 सीटें आई थी। उसी तरह 2020 के चुनाव में जब इन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, उनको तो ज्यादा, थोड़ा सा उन्होंने रेज किया कि 50-52 सीटें, 50 के आसपास सीटें आएंगी, 50-55, और इनको 24 की बजाय 12 सीटें इन्होंने बीजेपी को वो कहा, तब भी वही हाल रहा। और इस तरह से जब आप बार बार फेल, किसी पर्टिकुलर पार्टी को ओवर एस्टिमेट करते हैं और किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए मैं तो लगातार कहता हूं कि मैं एग्जिट पोल के नतीजों पे भरोसा नहीं करता, वो बार बार मिसमैच हो रहे हैं। किसी का तुक्का लग गया तो ठीक समझिए, ये ग्राउंड रियलिटीज हम लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव में आप देखेंगे कि 15 साल का जो
शासनकाल था बीजेपी का, जो पहले का 93 से लंबे समय तक था, उससे पहले से भी, उसमें बीजेपी ने सिर्फ वैचारिक बातें की, चाहे वो प्लानिंग के लेवल पे बातें की, चाहे वो मेट्रो का ही मसला क्यों ना हो, प्लानिंग के लेवल पे कुछ वो हुआ। उसके बाद चाहे वो उसका भी हो, क्या कहते हैं, यमुना की सफाई का भी, कोई ठोस काम उस दरमियान नहीं हुआ। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब आपने देखिए कि चाहे वो यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान के तहत जापान के साथ कोलैबोरेशन में उसको धन मिला, और आप देखेंगे कि ज्यादातर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो दिल्ली में बने हैं वो उस दरमियान बने। मेट्रो का विस्तार हुआ, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के थ्रू दिल्ली में जो फ्लाईओवर्स वगैरह बने, सब उस दरमियान कांग्रेस के सरकार में बने। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इसने एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत की कि सर्विसेज देना, खासतौर से शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, और दूसरा कि कई चीजों को फ्री बीज देने की व्यवस्था। ये एक नए किस्म की राजनीति थी। पहले इसकी आलोचना की जाती थी, आज सभी पार्टियां उसी को फॉलो कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि हम उसको जारी रखेंगे, सभी कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस भी वही कर रही है। तो जब सब वही कर रहे हैं तो फिर आम आदमी पार्टी क्या बुरा है? जो वो पहले से कर रहा है वो प्रूवन है। तो किसी के पास कोई नया, कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा वो आया हो, ऐसा नहीं लगता। दो चीजों पे बीजेपी जो भरोसा कर रही है, एक तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने की बात की है कि पक्का मकान हम देंगे। झुग्गी झोपड़ी के लोग बेवकूफ तो है नहीं, वो अपना किस पे कितना भरोसा करते हैं ये उनको देखने की बात है। और जो 12 लाख रुपया इनकम टैक्स में उन्होंने छूट जो अभी ऐन मौके पे चलते हुए चुनाव के बीच में दिया, जो कि इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई देता, इस तरह की घोषणाएं ऐसे मौके पे नहीं की जानी चाहिए थी, वो किया गया, और उसका क्या फर्क पड़ता है ये देखने की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीजों का कोई ज्यादा फर्क पड़ पाएगा दिल्ली के चुनाव में। बिल्कुल, इतना फर्क हो जाए कि 62 से आम आदमी पार्टी 30 या 25 पर पहुंच जाए, और 8 से एकदम से इतना उसका बढ़ जाए बीजेपी का कि वो 50 और 45 पर एक बात और याद रखिए, एक बात और आखिर में बोलना चाहता हूं कि 2022 में पहली बार 15 साल के शासन के बाद, बीजेपी के शासन के बाद, एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है, और वो यूनिफिकेशन के बाद उसको मेजॉरिटी मिली है। और इसीलिए ये जो बार बार कहते हैं ना कि यहाँ सफाई नहीं, वहां भलसुआ का पहाड़ और वहां कूड़े का पहाड़, अरे भाई 15 साल के शासन में आपने क्या किया पहले उसका हिसाब दो। 2 साल के अंदर अभी आप उसका पैसा भी रोक के रखते हैं, उसको काम नहीं करने देते, और फिर आप कहते हैं कि 2 साल में कूड़े का पहाड़ साफ हो गया कि नहीं हो गया। ये जो खेल है बीजेपी का, ये लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी, चुनाव के नतीजों से मालूम हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ये भी देखना कि दिल्ली पे बुशरा जी, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रोग्राम करना चाहिए आपको। इसकी बड़े अंतर्द्वंद पहलू हैं, लोगों को दिल्ली नहीं समझ में आती है। कूड़े के ढेर की जिक्र की, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कूड़े के ढेर के लिए अल्टरनेट लैंड दी जाए। एलजी क्या कर रहे हैं? एलजी ने तो पिछले 3 साल में लैंड ही नहीं दी। इट इज ए डिफायंस ऑफ द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर है। बीजेपी के सारे नेताओं को, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहे। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम खत्म करने से पहले 2 शेर सुनिए परवीन शाकिर के। इस मौके पर बिल्कुल मुफीद है कि मैं सच कहूंगी, ये मोदी है, कि मैं सच कहूंगी, अगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। और देश की एकता के लिए है, पलटकर फिर यहीं आ जाएंगे हम, पलटकर फिर यहीं आ जाएंगे हम, वो देखे तो हमें आजाद कर दे। आजादी नहीं जी, अभी बिल्कुल, बहुत ही जी क्या होने वाला है देश मार्केट में। की और गहरी बात आपने कही है जी। वक्त की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ अनिल जी, और क्योंकि 30 सेकंड, माफ कीजिएगा अनिल सिन्हा जी, कम वक्त आपको दे पा रही हूँ। आपकी लास्ट प्रक्रिया दिल्ली चुनाव, एग्जिट पोल और चुनाव आयोग को लेकर संक्षेप में। चुनाव आयोग को अब इसकी फिक्र है ही नहीं कि उसको क्या लोग कह रहे हैं। वो जो चिट्ठियां जो इस तरह से लिखता है, अब
ये मल्लिकार्जुन खड़गे को या केजरीवाल को, उसी में आपको पता चलेगा कि कहीं कोई बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा हुआ है, कोई सारे सवालों का उसी तरह पानी में जहर की बात को लेकर के जो जिस तरह जवाब दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह चिट्ठी लिखी, और एक बात उसने साफ कर दी है राजीव कुमार ने, उसने बता दिया है चिट्ठियों में लिख करके कि मैं कोट कर रहा हूं उसको, अब इसको खड़गे की चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, उसमें कहा था कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड आवर ऑफिसर्स, उसमें दिया था आरओ डीआरओ फलना जो भी है, जितना नीचे सब सारे ऑफिसर्स, जबकि संविधान ने उनको इसके लिए ड्यूटी बाउंड नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि आज तक मैंने किसी चुनाव में किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए पहला चुनाव आयोग है जहां कोई ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आपने नहीं सुना होगा, जबकि कोई भी चुनाव हुआ है उसमें 2-1 ऑफिसर को नोटिस या उसको जवाब तलब या उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना चाक चौबंद व्यवस्था है उसकी। दूसरा है क्या कि ये जो मैं अनिल जी से पूरी तरह सहमत हूँ, विपक्ष इस तरह से रामपुर में किस तरह से हुआ आपको याद है, कलंक है वो ये पे आयोग के इतिहास में, लेकिन वो लोगों को बकायदा वोट नहीं देने दिया, लोग एक कम्युनिटी को के नाम काटे, जितना हो सकता था सब किया, और समाजवादी और वहाँ स्टेक पर उनका लीडरशिप उसको आजम खान को किस तरह से किया गया वो भी देखा हुआ है। आपने क्या किया, अखिलेश ने कौन सी लड़ाई लड़ी, और ये जो राम गोपाल जी के बारे में कहा वो तो ऑलवेज ऐसा मैसेज देते ही रहते हैं जिसमें कि लगे वो कि बीजेपी को उतने खिलाफ नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये जो, और ये ममता बनर्जी का भी, वो अभिषेक बनर्जी का ही मामला है, इस तरह से कमजोर पैरों से आप कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये आपके खुद ही जब बंधे हुए हैं तो इसीलिए वो संभव नहीं है फाइट के लिए अंत में। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, दिल्ली के चुनाव का जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो ये है क्या कहते हैं पक्ष है, वो ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोशिश की कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे चुनाव हो, विचारधारा पे चुनाव लड़ा जाए। अगर दलित, मुसलमान, पिछड़े, अगर इन लोगों ने सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, इन चीज़ों के पक्ष में मतदान करने की इच्छा उनकी जागृत नहीं हुई तो ये लोकतंत्र के लिए और भी खतरनाक है। चुनाव आयोग वगैरह तो जो है ही, इस तरह से लोगों का विचारों के खिलाफ हो जाना या दूर हो जाना बहुत ही खतरनाक संकेत है। बिल्कुल, और ये भी देखा जाना चाहिए कि जो टोटल परसेंटेज है उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा और सीलमपुर में सेकंड नंबर पर। और ये खासतौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके माने जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है और दलित मतदाता बड़ी तादाद में है। तो क्या उन्होंने कुछ और हवा के बरखिलाफ कुछ उन्होंने वोट किया है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और 2 सीटें बड़ी ट्रिकी हो गई हैं, मुस्तफाबाद की, एक ओखला की है जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और जहां जज्बाती तौर पर मुसलमानों ने वोट किया है, तो वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस बार का चुनाव दिल्ली का बहुत अलग, पहले से जो हमने देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। ये मैंने खुद जमीन पर जाकर देखा है। अब 8 तारीख को एग्जैक्ट पोल पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, अनिल सिन्हा जी आपका, अनिल त्यागी जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का